ठीक है. So, hello students, welcome you all again on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. So last lecture में अपन प्लाज्मोडियम पढ़ रहे थे और प्लाज्मोडियम के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी. ठीक है. सो अपना टॉपिक चल रहा था BSc पार्ट फर्स्ट प्लाज्मोडियम. देखिए प्लाज्मोडियम के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. कल अपन देखे थे क्लासिफिकेशन की भी अपन ने बात की थी कि जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ फाइलम है, उसमें सब फाइलम आपका स्पोरोजोआ है. ठीक है. देखिए क्लासिफिकेशन अपन ने किस बेस पे किया था, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे. तो जो स्पोरोजोआ सब फाइलम है उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते. उसके बाद में फिर अपन ने बात की थी इसमें कि जो इसकी क्लास है टीलियोस्पोरा जो क्लास है उसका मेंबर है. एंड इसके बाद में फिर अपन कह रहे थे कि ये एंडोपैरासाइट है. अपन ने बात की थी कि ये कैसा है, एंडोपैरासाइट है. एंडोपैरासाइट है और एंडोपैरासाइट है और अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है दो होस्ट में, यानी कैसा है, डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. यानी प्राइमरी जो होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग है और सेकेंडरी होस्ट यहाँ पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है. ठीक है. चलिए तो उसके बाद में फिर अपन ने इसके कुछ जनरल डिस्कशन किया था और उसके बाद में अपन कह रहे थे कि इसमें दो साइकिल्स चलते हैं. यानी डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक मीन्स यहाँ दो साइकिल्स चलते हैं. दो साइकिल्स चलते हैं, ये मतलब एक इसकी एसेक्सुअल फेज है और दूसरी सेक्सुअल फेज है. एसेक्सुअल साइकिल और दूसरी सेक्सुअल साइकिल. दो साइकिल्स यहाँ चलती है. इसकी बात कर रहे थे अपन कि ये जो एसेक्सुअल साइकिल है ये मेन में चलता है और दूसरा जो सेक्सुअल साइकिल है वो फीमेल मॉस्किटो में चलता है. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में ये साइकिल चलती है. तो कल अपन ने बात की थी एसेक्सुअल साइकिल की बात की थी. एसेक्सुअल साइकिल में अपन जो मैन में इन्फेक्शन होता है उसकी बात कर रहे थे. तो ह्यूमन बीइंग में अपन ने कहा था कि सबसे पहले जो स्पोरोजोइट है, देखिए स्पोरोजोइट का अपन ने स्ट्रक्चर भी देखा था कि जो स्पोरोजोइट है बिल्कुल हंसिया के आकार का दिखाई दे रहा था. उसका स्ट्रक्चर अपन ने देखा था. स्ट्रक्चर में अपने को एक तरीके से बीच में इसमें न्यूक्लियस था, पेलिकल की कवरिंग थी और बहुत सारे सिक्रेटरी ऑर्गेनल्स थे. उसमें कुछ पेयर ट्यूब्स थी अंदर की तरफ. ठीक है. इस तरीके का कुछ अपने को स्ट्रक्चर दिख रहा था. तो वो जो स्पोरोजोइट है वो इन्फेक्शन करेंगे, ह्यूमन बीइंग में एंट्री करेंगे. तो दूसरी स्टेज फिर आ रही थी आपकी इन्फेक्शन यानी कि जो भी फीमेल मॉस्किटो है उसकी सैलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट्स हैं और वो जैसे ही एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, हेल्दी पर्सन को बाइट करते ही वो क्या होगा, जो स्पोरोजोइट हैं उनको ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा. ब्लड में रिलीज करते ही सबसे पहले जो स्पोरोजोइट हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, लीवर में पहुँचते हैं. ठीक है. तो उनको बोलते हैं अपन लीवर साइजोगोनी. ठीक है. यानी कि ये सबसे पहले जाके लीवर में डिवीजन स्टार्ट करते हैं. देखिए पैरासाइट जितनी भी है, चाहे एंडोपैरासाइट हो या एक्टोपैरासाइट हो, सबसे पहला काम इनका यही है कि अपनी प्रोजेनीज को बढ़ाना, नंबर्स बढ़ाना. नंबर्स नहीं बढ़ेंगे तो ये डिजीज कोज नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला काम ये है इनका कि डिजीज कोज करने के लिए नंबर्स बढ़ाना. स्पोरोजोइट जैसे ही ब्लड में रिलीज किए जाएंगे हाफ एन आवर में ये लीवर तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. लीवर सेल्स में जाएंगे, वहां जाने के बाद में ये अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ अपने दो साइकिल्स की बात की थी. एक प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की बात की थी और उसके बाद में एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की बात की थी. ठीक है. यानी ये लीवर में वहाँ की जो सेल्स हैं, लीवर साइटोप्लाज्म है, उसको खाने के बाद में ये वहाँ मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं. ठीक है. तो जो फर्स्ट फेज थी वो प्री इरिथ्रो और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स चल रही थी, यानी ये सब लीवर में चल रहा था. उसके बाद में ये क्या करता है, नंबर्स बढ़ाने के बाद में ये जो आपका स्पोरोजोइट था इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं. यानी जैसे लीवर में गया तो पहला साइकिल चला प्री इरिथ्रिक साइजोगोनी जो साइकिल चलता है, उस कंडीशन में ये कैसा हो जाता है,
क्रिप्टोजोइट बोलते हैं इसको, यानी ये कैसा हो जाता है, गोलाकार कंडीशन में हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट अब ये क्या करेगा, नंबर्स बढ़ाएगा अपने, तो 1000 तक जो इसका न्यूक्लियस है अंदर की तरफ डिवाइड होते रहते हैं। अब इनको बोलते हैं मेटाक्रिप्टोजोइट्स बोलते हैं। और मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनने के बाद में फिर ये जो आपकी लीवर सेल्स हैं वो फट जाती हैं, फट जाने के बाद में बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद में फिर से वापस साइकिल स्टार्ट करते हैं, यानी पहला जो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल था, दूसरा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल था, यानी लीवर सेल ब्रस्ट हुए, वापस बाहर आ गए, बाहर आते ही वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ ये जो आपके क्रिप्टोमिरोजोइट्स हैं ये दो अलग स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एक हो जाएगा माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स और एक हो जाएगा मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स। दो कंडीशन में, यानी कुछ लार्ज साइज के हो जाएंगे, कुछ स्मॉल साइज के हो जाएंगे, ठीक है। तो जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं ये आगे जाकर ये क्या करते हैं कि आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद में उनको छोड़कर, लीवर सेल्स को छोड़कर ये क्या करते हैं, सीधे के सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, आरबीसी में पहुँच जाएंगे, और दूसरा जो साइकिल है एरिथ्रोसाइटिक जो साइकिल है उसको स्टार्ट करेंगे। वहाँ से सबसे पहले आरबीसी में एंट्री करेंगे, ठीक है। आरबीसी में एंट्री करते हैं, आरबीसी में जैसे ही एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद में इसमें क्या अलग अलग स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ देखिए 3-4 आपको स्टेज दिखाई देती है। आरबीसी में जाने के बाद में सबसे पहले सिग्नेट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये जो आपका पैरासाइट है वो क्या करता है, आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में अंदर का जो मटेरियल है, ठीक है, उसको अंदर की तरफ से खाएगा। खाने के बाद में इसमें जो पैरासाइट है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा लगता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इस फॉर्म को बोलते हैं अपन सिग्नेट स्ट्रक्चर। उसके बाद में दूसरी फॉर्म आती है अमीबोइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अमीबोइड स्टेज, उसमें क्या होगा, अब इसमें जो सिग्नेट स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा सा कन्वर्जन होगा और इसमें धीरे धीरे अमीबा की तरह, यानी सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तरफ सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा तो दूसरी स्टेज आपकी आती है अमीबोइड। अब ये अंदर की तरफ जो आरबीसी में जो मटेरियल है, यानी अपन कहें कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन को ये तोड़ता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है, ग्लोबिन प्रोटीन और हिमेटिन। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसको तो खा लेता है, ये अंदर की तरफ खाया जाएगा, और जो हिमेटिन छोटे छोटे पार्टिकल्स में इकट्ठा होता रहता है वो एक टॉक्सिक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसको खा लेगा और उसके बाद में हिमेटिन को तोड़ देगा। इस तरीके से फिर जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उस आरबीसी को वहाँ से सीधी कहाँ जाएगी, आरबीसी को स्प्लीन, जिसको अपन बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, तो वो उसको नष्ट कर देगी, ठीक है। यहाँ से फिर देखिए जो स्पोरोजोइट्स थे, ये अपने जो मीरोजोइट्स थे, इन मीरोजोइट्स की अपन बात कर रहे हैं कि मीरोजोइट्स अब क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद में ये मीरोजोइट्स वापस से लीवर तक पहुंच जाएंगे। इनमें से कुछ जो मीरोजोइट्स है वो लीवर तक पहुंच जाएंगे और कुछ वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैमेट्स में, ठीक है। एक माइक्रोगैमेट और एक मैक्रोगैमेट, यानी कुछ लार्ज साइज के गैमेट बनाते हैं, कुछ स्मॉल साइज के। जो लार्ज साइज के गैमेट हैं वो फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमेट्स को शो करते हैं, और जो स्मॉल साइज के हैं वो मेल गैमेट्स को, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो मीरोजोइट्स हैं, कुछ मीरोजोइट्स गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जिसको बोलते हैं अपन गैमेटोसाइट्स, यानी मीरोजोइट बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म के आ जाते हैं, उनको गैमेटोसाइट बोलते हैं। और बिल्कुल इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई देती है, यानी कि इनको बाहर से अपन देखें तो देखेंगे तो जो मेल गैमेट्स हैं वो स्मॉल साइज के होंगे और जो फीमेल गैमेट हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। यहाँ अपन देख के इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, देन अपने पास में दूसरा जो साइकिल है वो स्टार्ट होगा। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड में गैमेट है, और जैसे ही कोई फीमेल मॉस्किटो वापस से आके बाइट करता है तो दूसरा जो इसकी साइकिल है सेक्सुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि अब गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका। तो जैसे ही बाइट करेगा, ठीक है, बाइट करेगा, ब्लड सक करेगा, तो ब्लड सक करेगा तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें ये गैमेट्स हैं
तो वो गैमेट्स डायरेक्टली जैसे ही ब्लड सक करता है तो उस ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, और ये ऑर्गेनिज्म में जैसे आएंगे और वहाँ से सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, इनके जो इंटेस्टाइन है या सॉरी स्टमक है वहाँ पहुँच जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और इन सब के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही ये सर्वाइव कर पाएंगे, यानी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे के सीधे स्टमक तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ मुक्त हो जाएंगे ये दोनों गैमेट्स मुक्त होकर, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों। अब जो मेगा गैमेट्स था जिसकी अपन बात कर रहे थे, फीमेल गैमेट्स जो लार्ज साइज के गैमेट थे उनको कह रहे थे फीमेल गैमेट, यानी वो करते हैं oogenesis, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहाँ पे मियोसिस होता है, यानी दो तरीके के गैमेट थे अपने पास में, एक थे मेगा गैमेटोसाइट्स, दो लार्ज गैमेट बना रहा था, यानी oogenesis की जो प्रोसेस थी वो चल रही थी, यानी oogenesis था एक तरफ, ठीक है, oogenesis की प्रोसेस चल रही थी, और दूसरी तरफ जो प्रोसेस है वो चल रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो जो फीमेल गैमेट है इसमें क्या होगा, डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स होंगे माइटोसिस, ठीक है, सॉरी यहाँ मियोसिस डिवीजन होंगे, मियोसिस होने की वजह से क्या होंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ देखेंगे, अभी जो डिप्लॉइड स्टेज है वो क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, गैमेट बन गए तो अब कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अभी जो फीमेल गैमेट है वो किस में बदल जाते हैं, ओवम में, ठीक है, और जो इंटेस्टाइन की जो कैविटी है, जो आमाशय है, उसमें ये स्टोर रहते हैं, तो ये बनाते हैं ओवम। ओवम का फॉर्मेशन कर दिया किससे, oogenesis से, और ओवम कहाँ पे है, जो स्टमक में कुछ जगह है, स्पेस है, वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस चलती है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो माइक्रोगेमिटोसाइट थे, ठीक है, दो तरीके के गेमिटोसाइट की अपन ने बात की, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो जो माइक्रोगेमिटोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके जो न्यूक्लियस है उसमें भी डिवीजन होगा, ठीक है, उसमें भी कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो क्या हो गया, छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे वहां भी। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, और इससे क्या बनेंगे, स्पर्म। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी मियोसिस, ठीक है, यहाँ भी मियोसिस की प्रोसेस चल रही है, और जैसे ही मियोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो 6 से लेकर 8 तक न्यूक्लियस बन जाते हैं। मियोसिस हुआ, इसके बाद में 6 से 8 न्यूक्लियस, 6 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे इसमें। अब देखिए ये न्यूक्लियस, इनके चारों तरफ आप देखेंगे तो छोटे छोटे फ्लैजिला जैसे बाहर की तरफ आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, और इनका आकार में आप देखेंगे तो ये 20 से लेकर 25 म्यू इनका डायमीटर होता है, आकार में देखेंगे, और चारों तरफ क्या होते हैं, कसाब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो साइटोप्लाज्म है यहाँ से अलग हो जाएंगे, यहाँ से अलग होके और कहाँ आ जाते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ से अलग होना, इसको बोलते हैं एक्सफ्लैजिलेशन, ठीक है। तो जो मेल गैमेट है अब ये हिलते हुए, यानी कि जो स्टमक थी उसमें जो कैविटी है वहाँ सर्पिल मूवमेंट करते रहते हैं और बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। एक्टिव रहते हैं ये क्योंकि बाहर की तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए वो सर्पिल मूवमेंट वहाँ करते रहते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी आपकी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, देखिए गेमिट दोनों फॉर्मेशन हो चुके, ओवम का फॉर्मेशन हो चुका और स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका, ठीक है। अब क्या होगा कि अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जो फीमेल गेमिट है, ठीक है, जो फीमेल गेमिट है इसमें एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है, यानी एक शंकु बनता है जो आपके स्पर्म को एंट्री देगा, वहां पे कोन बनता है।
कौन ऑफ रिसेप्शन बनता है, यानी ये कौन बनता है, वो कौन क्या करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा, वहाँ से रिसीव करने के लिए बनता है। तो जैसा इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में से ही देखेंगे तो एक कोन बन जाता है और उस कोन तक जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट उसमें से एंट्री कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद में अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, डिप्लॉइड फॉर्म में आ गया। अब ये वापस से डिप्लॉइड स्टेज में आ गया। डिप्लॉइड स्टेज में आने के बाद में इनमें वो एक तरीके से सिनकैरियन यानी दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, युग्मक दोनों के जो केंद्रक हैं उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद में इसमें वापस से मतलब ये जाइगोट में कन्वर्ट हो गया और जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद में इसमें डिविजन्स चालू होंगे, यानी कि अब 10 घंटे के बाद में ये वापस फिर ओकिनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो जाइगोट है वो कुछ समय तक, जब जाइगोट बन गया तो ये क्या था, नॉन मोटाइल था, यानी एचल था, अभी ये चल नहीं रहा था। लेकिन अब ये 10 घंटे के बाद में यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना। ठीक है, अब ये जाइगोट तकरीबन 10 घंटे तक 10 आवर तक ये क्या है, पड़ा रहता है, यानी अचल होता है, इसमें किसी तरीके का मोमेंट नहीं होता। लेकिन अब क्या होगा, इसमें मोमेंट होगा, यानी अब ये क्या होगा, चल युग्मक में कन्वर्ट होगा, यानी ओकिनीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब बनेगा ये किसमें, ओकिनीट्स। ओकिनीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चल गैमिट बनेगा, चल युग्मक बनेगा। अब देखिए चल युग्मक बनेगा तो जैसे ही जाइगोट है, मैंने कहा कि 10 आवर के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओकिनीट में। तो शीघ्र ही चलने वाला पतला सा लंबा सा हो जाएगा और इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो एक तरीके से सूडोपोडिया के समान एक वो बना लेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। ठीक है, और बाकी जो बीच का जो साइटोप्लाज्म है वो मध्य में एकत्रित हो जाएगा। इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी वैक्यूल्स हैं वो सब अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। और एक सिरे पर आप देखेंगे तो जो हीमोजोइन कणिकाएं हैं, जब ये हीमोग्लोबिन को वहाँ से खा रहा था तो वो जो हीमोजोइन कणिकाएं हैं वो एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ओकिनीट्स है ये यहाँ से मूव करता है, यानी ये चल गैमिट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, चल गैमिट है यहाँ से, तो जैसे ही आमाशय में आ रहा है तो एक तरीके से स्टमक में, तो यहाँ क्या होता है, इसके चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आमाशय में इसको बचाने के लिए, जैसे ये चल युग्मक है ये बिल्कुल राउंड शेप में हो जाएगा और इसके बाद चारों तरफ सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। मान के चलिए ये इस तरीके से चल गैमिट था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इस तरीके का हो गया और चारों तरफ सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो स्टमक था, स्टमक से ये मूव करके बाहर जाएगा, यानी जो मच्छर है 2-3 दिन तक इसमें क्या है, जो सिस्ट वॉल है उसी में अंदर की तरफ ये पड़ा रहता है और उसके बाद में धीरे धीरे ये क्या करेगा, जो रुधिर कैविटी है, हीमोसिलिक जो कैविटी है, वहाँ से फिर ये बाहर आएगा। यानी वहाँ जो दीवार है, स्टमक की जो वॉल है, वहाँ से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है। न्यूट्रिशन लेके थोड़ा सा बड़े साइज का हो जाता है, यानी अपने से 4-5 गुना लार्ज साइज का हो जाता है, नहीं यानी 5 टाइम्स लार्जर हो जाता है। 5 टाइम लार्जर हो जाएगा, बड़े साइज का हो जाता है। और उसके बाद में ये क्या करता है, धीरे धीरे ये भोजन लेना बंद कर देगा 1-2 दिन में, और उसके बाद में ये स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। अभी तक अपन ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब यहाँ क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो ये स्पोरोजोइट्स हैं यानी बीजाणु हैं, इसको बोलते हैं स्पोरोगोनी। यानी कि स्पोरोगोनी यानी बीजाणु जनन। तो ये जो आपके उसिस्ट थे,
जिनकी बात कर रहे थे oocyst, ये बड़े आकार के हो जाएंगे, इतने से 4-5 गुना बड़े हो जाते हैं। जो स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ से फूड लेके और 4-5 गुना बड़े हो जाते हैं। अब इनमें क्या होगा कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ये क्या यानी कि इनमें मल्टीपल डिवीजन हो रहा है एक तरीके से, और इनके जो न्यूक्लियस हैं उनमें माइटोसिस है। तो 2-3 दिन में ये देखिए अब 10,000 तक, ठीक है, 10,000 तक स्मॉल न्यूक्लियस बना लेते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद में इनके चारों तरफ आप देखेंगे तो जो साइटोप्लाज्म है उनके वहाँ से ये पिंड बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेज है ये कैसी स्टेज है? स्पोरोजोइट स्टेज है, यानी स्पोरोजोइट स्टेज है। और इनका नंबर कितना बताया अपन ने कि 10,000 तक ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये स्पोरोजोइट सीधे के सीधे कहाँ पड़े रहते हैं? ये आप देखिए जो मच्छर की या मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें घुस जाते हैं, ठीक है। और जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें तकरीबन 2 लाख तक ये हो सकते हैं स्पोरोजोइट, 2 लाख तक वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, यानी 2 से 4 सप्ताह में पूरा हो जाता है। 2 से 4 वीक में पूरा का पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जो कंडीशन क्या थी कि अंदर गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद में उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और जाइगोट क्या करता है, कई दिन तक मतलब 10-12 घंटे तक, कई दिन 10-12 घंटे तक वो क्या करता है, नॉन मोटाइल स्टेज में पड़ा रहता है। उसके बाद में फिर वो मोटाइल स्टेज में कन्वर्ट होगा, यानी कि अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। मॉडिफिकेशन यानी थोड़ा सा लंबे साइज का हो जाता है और उसमें जो साइटोप्लाज्म आगे की तरफ मूव कर जाता है, यानी सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अंदर से फूड लेता रहता है, जो आपका इंटेस्टाइन है इसकी मॉस्किटो की स्टमक है, स्टमक में से, स्टमक की जो वाल है वहाँ से ये फूड लेता रहता है। फूड लेने के बाद में ये उस सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद में यानी अपने से 4-5 गुना बड़ा हो जाता है, 4-5 गुना जैसे ही बड़ा होगा उसके बाद में ये क्या करेगा, भोजन लेना बंद कर देता है। यानी 1-2 दिन के बाद में ये क्या करेगा, फूड लेना बंद कर देगा। फूड लेना बंद करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्शन रिप्रोडक्शन होगी तो मल्टीपल न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि अपन कह रहे हैं कि 10,000 तक इसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। 10,000 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद में ये एंट्री मारता है यहाँ से कहाँ पे, जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो की सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वहाँ पे एंट्री मारता है और उसमें चला जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में अपन कह रहे हैं कि 10,000 तक, यानी कि वहाँ पे आप देखेंगे तो 2 लाख तक ये स्पोरोजोइट रह सकते हैं, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट वहाँ कन्वर्ट हो गए किसमें, सलाइवरी ग्लैंड्स में पड़े हुए हैं, 2 लाख तक वहाँ रह सकते हैं। अभी नंबर है 10,000। अब ये क्या करेंगे, नेक्स्ट जो डिजीज कोज करेंगे, मतलब जो भी जो हेल्दी पर्सन है उसको काटेंगे तो ये स्पोरोजोइट वहाँ रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 होस्ट की अपन ने बात की कि कंप्लीटली आप देखते हैं इसमें तो टोटल 2 होस्ट हैं, यानी एक फीमेल मॉस्किटो है और दूसरा मेल या मैन है, मैन है दूसरा। तो दोनों होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एक तरीके से कहें कि जो फीमेल मॉस्किटो वो है वो वेक्टर का काम कर रही है, यहाँ वाहक की तरह काम कर रही है, वो ले जाने का काम कर रही है, इन स्पोरोजोइट को मैन तक पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अपन बात कर रहे हैं कि जो आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम में अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि जो प्लाज्मोडियम है इन्फेक्शन करेगा, यानी स्पोरोजोइट की जो कंडीशन में ब्लड में जाएगा, वहाँ फिर
अलग अलग साइकिल्स चलते हैं। अलग अलग साइकिल्स की अपन ने बात की कि कौन कौन से साइकिल कहाँ चलते हैं, आरबीसी में कौन सा चलता है, लीवर में कौन सा चलता है। और उसके बाद में अपन ने बात की कि जब गेमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो गेमेट फॉर्मेशन के बाद में ये साइकिल दूसरा जो साइकिल है यानी सेक्सुअल साइकिल है वो किस में स्टार्ट होगा, वो मॉस्किटो में स्टार्ट होगा। और जो गेमेट्स हैं सीधे के सीधे मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है उसमें कोन का फॉर्मेशन होता है। कोन बनेगा, कोन बनने के बाद में ये जो स्पर्म है उस कोन के थ्रू एंट्री करते हैं। इसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट में फिर डिविजन्स होंगे। डिविजन्स होने के बाद में फिर ओकिनिट्स स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जाइगोट पहले नॉन मोटाइल होगा, उसके बाद में ओकिनिट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, जो स्टमक की वॉल है वहाँ से फीड वीड करते हैं। फीड करने के बाद में फिर ये स्पोरोगोनी यानी बीजाणु जनन करते हैं, बीजाणुओं का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये अब स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन करेंगे और स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन करने के बाद में स्पोरोजोइट सेलाइवरी ग्लैंड्स में आकर स्टोर हो जाते हैं और वहाँ 2 लाख तक हो सकते हैं, लेकिन अभी ये 10,000 तक स्पोरोजोइट हैं वहाँ आ जाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, यहाँ देखिए मेल मॉस्किटो कभी बाइट नहीं करता, फीमेल मॉस्किटो है बाइट करेगी तो जैसे ही वो स्पोरोजोइट ब्लड में रिलीज कर देंगे वो वापस से सीधे लीवर में जाएंगे, लीवर में फिर वापस से वही साइकिल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कोज करता है, जो डिजीज कोज करता है उसको बोलते हैं मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एंडोपैरासाइट है जो मलेरिया डिजीज कोज करता है। देखिए थोड़ी सी मलेरिया की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया है वो किससे होता है, गंदे पानी से या गंदी हवा से। देखिए ये एक वर्ड लिया गया था इटली से, मेला। मेला का मतलब होता है एक तरीके से गंदा, ठीक है, गंदा या गंदी हवा। ठीक है, और एरिया का मतलब यहाँ से एयर, ठीक है, गंदी हवा से। तो पहले ऐसे मानते थे क्योंकि जब तक एक्चुअल कंडीशन पता नहीं थी तब तक ये पता नहीं था कि मलेरिया होता कैसे है। तो मलेरिया को ऐसे मानते थे कि ये दूषित हवा से या गंदी हवा से फैलने वाला ऑर्गेनिज्म या गंदे पानी से होने वाली बीमारी है मलेरिया। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रोस, एक साइंटिस्ट थे, कौन से, रोनाल्ड रोस, भारतीय सेना में थे ये। रोनाल्ड रोस, उन्होंने मलेरिया के बारे में बताया। इन्होंने प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया यानी मादा एनाफ्लीज के जो उशिष्ट थे उनको देखा और बताया कि मलेरिया जो है वो एक तरीके से इस मच्छर के द्वारा फैलता है। और इसी के उपलक्ष्य में 20 तारीख को मलेरिया दिवस यानी 20 अगस्त को मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 20 अगस्त को मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो 19वीं सदी तक ये पता नहीं था कि मलेरिया कैसे होता है। लेकिन उसके बाद में भारतीय सेना के डॉक्टर थे रोनाल्ड रोस, उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि जो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उसमें उन्होंने इनके उशिष्ट देखे और बताया कि फीमेल मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होता है। ठीक है, अब देखिए मलेरिया के पीरियड की बात करते हैं अपन कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कैसा होता है, प्रीटेटेंट पीरियड क्या है, इसके बाद में रिकरेंस पीरियड कौन सा होता है, कितने दिन का होता है। तो देखिए अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके का होगा। अपन यहाँ बात करते हैं जैसे प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज की बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम की होती काफ़ी स्पीसीज हैं, लेकिन मेन 4 स्पीसीज हैं जो डिजीज खोज कर रही हैं। उन चारों स्पीसीज की इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे अपन, लेटेंट पीरियड की बात करेंगे। सो फर्स्ट स्पीसीज जैसे अपने पास में आती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, पहली स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरी स्पीसीज है अपने पास में प्लाज्मोडियम मैलेरी,
मैलेरी। उसके बाद में थर्ड जो स्पीसीज है वो आती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम। और उसके बाद में जो लास्ट स्पीसीज है वो आती है आपकी प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये 4 स्पीसीज की अपन बात कर रहे हैं कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं। उन स्पीसीज में कि इनका जो टाइम पीरियड है यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है। और चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन स्पीसीज की बात कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन यानी उद्भवन काल की बात कर रहे हैं कि जो ये जो पैरासाइट है यहाँ से होस्ट की बॉडी तक पहुँचे और जो फर्स्ट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं इसके बीच के समय को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी फर्स्ट क्या है, इंक्यूबेशन। देखिए फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात कर रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा कि इसमें कह रहे हैं कि अपन जो पैरासाइट है होस्ट की बॉडी में जाएगा और जाने से लेकर जो फर्स्ट कैरेक्टर डेवलप होते हैं उस टाइम को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं उसको। अब देखिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सब स्पीसीज का अलग अलग है। अब ये जो वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल है उसका, इन दोनों स्पीसीज का बात करें अपन तो 11 से लेकर 14 दिन होता है, 11 to 14 डेज। और उसके बाद में जो मैलेरी है और फैल्सीपेरम है इसमें देखिए मैलेरी में आप देखेंगे तो ये 28 से 30 दिन होता है। मैलेरी का जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 28 से 30 डेज का होता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो फैल्सीपेरम है उसका आप देखेंगे तो 9 से 12 डेज का होता है। यानी इसका जो फैल्सीपेरम है इसका इंक्यूबेशन टाइम कितना होता है, 9 से 12 डेज। यानी कि टोटल इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हो गया कि होस्ट में पैरासाइट की एंट्री और उसके बाद में फर्स्ट जो कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं वहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, और अलग अलग स्पीसीज का अपन ने कहा इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल है उनका टाइम पीरियड कितना होता है इंक्यूबेशन का, 11 to 14 डेज। प्लाज्मोडियम मैलेरी का 18 to 30 डेज। और उसके बाद में ओवेल है वो फैल्सीपेरम है इसका 9 to 12 डेज होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्री पेटेंट पीरियड की बात करते हैं। यानी प्री पेटेंट पीरियड देखिए इंक्यूबेशन के बाद में दूसरा अपने पास में आता है प्री पेटेंट पीरियड। ठीक है, प्री पेटेंट पीरियड की बात करते हैं तो प्री पेटेंट पीरियड का मतलब है कि जो भी पैरासाइट है होस्ट की बॉडी में पहुंचेगा और पहुंचने के बाद में आरबीसी में एंट्री करेगा। यानी होस्ट में पहुंचने से लेकर आरबीसी में एंट्री तक, आरबीसी में एंट्री तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं प्री लेटेंट पीरियड। ठीक है, जो भी पैरासाइट है होस्ट में जाएगा, होस्ट से लेकर और सीधा आरबीसी में प्रवेश करेगा उसको बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, अब ये भी देखिए प्री पेटेंट जो टाइम है वो भी अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग है। ये प्लाज्मोडियम और ओवेल की बात करते हैं तो ये इनका ये जो टाइम पीरियड है वो कितने दिन का होता है, 8 दिन का। ठीक है, ओवेली और वाइवैक्स का 8 दिन का है और उसके बाद में मैलेरी का 14 से 15 डेज का है और फैल्सीपेरम का 6 डेज का है। ठीक है, तो दूसरी अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट अपन ने इंक्यूबेशन पीरियड की बात की, यानी इंक्यूबेशन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेल, यानी कि जो वो पैरासाइट है होस्ट में पहुंचेगा, पहुंचने के बाद में वहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर डेवलप होना चालू हो जाए उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो चारों स्पीसीज की अपन ने बात की कि वैक्स और ओवेली में आप देखेंगे तो उसमें ये 28 से 30 डेज 11 to 14 डेज का होता है। मैलेरी में 28 से 30 डेज का होता है और फैल्सीपेरम में 9 to 12 डेज का होता है।
उसके बाद में अपन प्रीटेंट पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा अपन बात कर रहे हैं प्रीटेंट पीरियड की। प्रीपेटेंट पीरियड की बात कर रहे हैं तो अलग अलग स्पीसीज में, भाई चारों स्पीसीज में आपकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है और प्लाज्मोडियम मेलेरी है। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसका जो प्रीटेंट पीरियड है वो कितने दिन का होता है? 8 दिन का होता है, 8 डेज। और ओवेल है इसका भी 8 डेज का होता है। ठीक है, और इसके बाद में प्लाज्मोडियम मेलेरी का आप देखेंगे तो ये 14 से 15 डेज, 15 डेज। और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का आप देखते हैं तो ये कितना होता है? 6 डेज का होता है। ये 6 डेज का प्रीलेटेंट पीरियड है। ठीक है, तो ये था आपका प्री पेटेंट पीरियड था। इसके बाद में एक होता है कि रिकरेंस पीरियड, यानी जो भी पैरासाइट है वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद में इसकी पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी जो फीवर, मलेरिया में क्या होता है, बॉडी में फीवर आता है, कपकपी के साथ में बुखार आता है, तो जो फीवर वापस रिपीट होगा, ठीक है, वापस रिपीट होगा, उसका भी एक टाइम होता है, उसको बोलते हैं, यानी फीवर में उतार चढ़ाव कि उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, उसको अपन बोलते हैं अकरेंस पीरियड, रिकरेंस पीरियड, सॉरी, उसको बोलते हैं रिकरेंस पीरियड। ठीक है, तो वो भी अलग अलग स्पीसीज में, जैसे वाइवेक्स और ओवेली और फैल्सीपेरम में 48 दिन का होता है, और मेलेरी में 48 आवर का होता है, और मेलेरी में 72 आवर का होता है। यानी 48 आवर बाद में जो फीवर है, एक बार फीवर बहुत तेज है, फिर कम हो जाएगा, उसके बाद में फिर 48 आवर के बाद में फिर वापस से बुखार तेज होगा, रिपीट होगा, यानी रिकरेंस होगा। और इसी तरीके से फिर जैसे फैल्सीपेरम है तो उसकी वजह से अगर मलेरिया हुआ तो बुखार फिर से 72 आवर्स के बाद में रिपीट होगा। तो इस तरीके से जो मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं उनका अपन ने बात की कि रिकरेंस पीरियड क्या है, प्रीटेंटेंट पीरियड क्या है, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कि कैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद में कितने दिन बाद में फर्स्ट कैरेक्टर डेवलप होंगे, और आरबीसी में कब एंट्री करेंगे, और बुखार का जो टाइम है कितने घंटे बाद में वापस से रिपीट होती है, इन सब का अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन जनरल कैरेक्टर की बात करें, सिम्टम की बात करें कि मलेरिया के सिम्टम क्या होंगे। मलेरिया के सिम्टम्स की अपन बात करें, देखिए मलेरिया के आप सिम्टम देखेंगे तो मलेरिया के कुछ लक्षण पहले ही आपको दिखाई दे जाते हैं मलेरिया के, यानी कि जैसे मलेरिया होगा तो उससे पहले ही जैसे कब्ज होना, भूखने लगना, सिर में दर्द होना, पेशियों में अकड़न, पेशियों में दर्द होना, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मलेरिया बुखार आएगी उससे मलेरिया होगा उससे पहले ही फील होने लग जाते हैं। भूख नहीं लगेगी, कुछ दिन पहले से कब्ज होना चालू हो जाएगी, मसल्स हैं उनमें अकड़न और दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे जो है अदर कैरेक्टर्स में देखें तो इनमें दौरा आता है, यानी जब ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करते हैं और हीमोजोइन जो विषैले पदार्थ हैं उनको मुक्त करते हैं। ठीक है, तो 4 से 8 बजे के बीच में जैसे बुखार चढ़ती है, बहुत तेज बुखार आती है, इसमें कपकपी लगा के और सर्दी लगती है और उसके बाद में बहुत तेज बुखार आती है, तो एक तरीके से उसका दौरा चलता है। ठीक है, तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया में क्या होगा कि एक बार बुखार नॉर्मल हो गया उसके बाद में फिर सर्दी लगेगी, सर्दी लगने के बाद में कपकपी आएगी और उसके बाद में फिर से बुखार चढ़ेगा, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि मलेरिया है। तो ये कुछ सिम्टम्स मलेरिया के दिखाई देते हैं, यानी पहले से आइडिया लग जाता है कि भूख, सिर दर्द, भूख नहीं लगना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न होना, ये सब प्री सिम्टम्स हैं। और उसके बाद में अगर मलेरिया हो गया तो जो फीवर है वो बुखार आएगा, वो कैसे आएगा, कपकपी के साथ में आएगा। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं मलेरिया के टाइप्स की बात करें तो मलेरिया को अपन 3-4 तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो फर्स्ट मलेरिया है उसको
बिगनाइन टर्सियन मलेरिया बोलते हैं, यानी तृतीयक मलेरिया होता है। जो तृतीयक मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। जो टर्सियन मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, और इसकी अगर पुनरावृत्ति देखें तो हर तीसरे दिन यानी हर 48 घंटे के बाद में ये रिपीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हो गया? तृतीयक मलेरिया। ठीक है, टर्सियन मलेरिया। इसमें आप देखेंगे ये इतना ज़्यादा घातक नहीं होता, यानी इसमें जो भी पेशेंट है उसकी डेथ नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये हर तीसरे दिन यानी 48 घंटे के बाद में रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो मलेरिया है वो है आपका मैलिग्जेंट टेराइन, या इसको बोलते हैं ग्रीष्म शरद मलेरिया भी बोलते हैं इसको। पहला बिनाइन था, दूसरा मैलिग्जेंट था यानी दुर्दम। ठीक है, ये फैल्सीफेरम के द्वारा होता है, और इसमें भी क्या होता है 48 आवर्स के बाद में रिपीट होता है। ठीक है, और इसमें अंदर आप देखेंगे तो जो आरबीसी है उसमें थ्रोम्बोसिस होना चालू हो जाता है। आरबीसी में थ्रोम्बोसिस होगा, थ्रोम्बोसिस होना चालू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं काला रोग यानी ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं इसको। और ये एक तरीके से थोड़ा सा घातक होती है, इसमें मनुष्य की डेथ हो सकती है। उसके बाद में लास्ट जो आता है वो आता है क्वार्टराइन मलेरिया या चतुर्थक मलेरिया भी बोलते हैं इसको। इसमें आप देखेंगे ये प्लाज्मोडियम मैलेरी के द्वारा होता है, और इसमें हर 72 आवर के बाद में जो फीवर है वो रिपीट होती है। ठीक है, और ये भी कोई ज़्यादा घातक नहीं होता, लेकिन जब तक जो डॉक्टर है अगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है, यानी 40 से ऊपर जो एज है वहाँ की जो पीपल्स हैं वो अगर डॉक्टर तक नहीं पहुँचेंगे तो डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है मैलिग्जेंट टेराइन। मैलिग्जेंट टेराइन जो मलेरिया है वो ज़्यादा घातक है, फैल्सीफेरम से होता है, और उसमें जो आरबीसी है उनका थ्रोम्बोसिस हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा घातक होता है। बाकी जो मलेरिया है वो इतने घातक नहीं होते, लेकिन फिर भी सिम्टम्स दिखाई दे जाएं और उसके बाद में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कुछ केसेज में वो घातक हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन मलेरिया के इफ़ेक्ट देखते हैं कि मलेरिया के क्या इफ़ेक्ट हैं। जब मलेरिया हो जाएगा तो क्या इफ़ेक्ट होंगे। इफेक्ट्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के इफेक्ट्स की अपन बात कर रहे हैं कि मलेरिया क्या क्या इफेक्ट करता है। देखिए सबसे पहला तो एनीमिया। एनीमिया यानी रक्तहीनता, खून की कमी। ठीक है, एनीमिया की यानी खून की कमी हो जाएगी तो देखेंगे तो जो आरबीसी हैं भाई, जैसे आरबीसी में एंट्री कर गया, आरबीसी में एंट्री कर गया तो आरबीसी को क्या करता है, नष्ट कर देता है। आरबीसी अंदर से फटने लग जाती हैं। ठीक है, स्प्लीन में आरबीसी बढ़ जाएंगी। ठीक, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो ब्लड में, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। भाई आरबीसी क्या करती है, आरबीसी डेथ हो, आरबीसी मर जाएंगी, आरबीसी मर जाएंगी तो कंप्लीट एक तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा बॉडी में, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। इसको बोलते हैं एनीमिया यानी रक्त अल्पता। उसके बाद में दूसरा कि जो स्प्लीन है, स्प्लीन का इंडेक्स बढ़ जाता है, क्योंकि मलेरिया जैसे ज़्यादा दिन तक रहेगा तो इसमें क्या है कि जो आरबीसी है डेड होती रहती है, डेड होके कहाँ आ रही है, स्प्लीन के पास में आ रही है, तो स्प्लीन का बढ़ जाती है स्प्लीन वहाँ, क्योंकि ज़्यादा वर्क करती रहती है तो स्प्लीन पे लोड बढ़ जाता है, इसलिए वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में थ्रोम्बोसिस होता है। भाई अपन ने बात की कि फैल्सीफेरम में क्या होता है, आरबीसी में थ्रोम्बोसिस होता है और आरबीसी मतलब फटने लग जाती हैं आरबीसी। और उसके बाद में जो लास्ट है अपना वो है अनिद्रा, यानी मलेरिया जब हो जाएगा तो आदमी को बेचैनी फील होती है, बेचैनी फील होती है, नींद नहीं आती। यानी एनीमिया हो गया, एनीमिया प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी को अपने को बेचैनी फील होने लगती है और प्रॉपर नींद भी नहीं आ पाती। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात करें, इफेक्ट देख लिया अपन ने कि एनीमिया हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है या स्प्लीन बढ़ सकती है। इसके बाद में फिर देखिए कंट्रोल की बात करते हैं अपन कि मलेरिया को कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल
कंट्रोल्स ऑफ मलेरिया की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि मच्छरों को मारना, यानी मच्छरों का विनाश कर सकते हैं। मॉस्किटो को, डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो, तो पहला काम हो गया मॉस्किटो को मारना, मॉस्किटो का विनाश करना। अब मॉस्किटो के लिए अपन कई तरीके के यूज़ करते हैं, जैसे आजकल घरों में अपन यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो है, या फिर कुछ टिकिया जाती हैं छोटी छोटी, तो वो यूज़ किस लिए कर रहे हैं अपन कि इन मच्छरों मॉस्किटो को मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इन पे पहले कुछ छिड़काव करते थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, DDT, BHC, पायरेथ्रिन, इन सब का छिड़काव किया जाता था, लेकिन ये क्या फिर थोड़े घातक हो गए, तो इसलिए इनको आजकल थोड़ा बंद कर दिया। इसके बाद में जो मच्छर के लार्वा हैं या प्यूपा हैं उनको भी नष्ट किया जाता था। जैसे ज़्यादा दिनों तक अगर बारिश का पानी कहीं भरा रहता है तो इनकी लार्वा और प्यूपा ये सब डेवलप होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बारिश के पानी को ज़्यादा समय तक भरा नहीं छोड़ना चाहिए, जिस वजह से इनके लार्वा और प्यूपा ये डेवलप नहीं हो सक रहे। साथ में उसमें केरोसिन का छिड़काव करते रहना चाहिए, या फिर कुछ फिश स्पीसीज हैं, ऐसी स्पीसीज जैसे गैम्बूसिया फिश की अपन बात करते हैं, तो गैम्बूसिया फिश क्या करती है, इन मच्छरों के लार्वाओं को खाती है, इसलिए उसको लार्वा भक्षी फिश भी बोलते हैं या गैम्बूसिया बोलते हैं। तो इस तरीके की फिश स्पीसीज को अपने को इंट्रोड्यूस करना चाहिए उस एरिया में जहाँ पानी भरा हुआ है। मान के चलिए काफ़ी पुराना पानी भरा हुआ, कोई पौंड है, कोई लेक है, या कई गड्ढे में, छिछले गड्ढे में पानी भरा हुआ काफ़ी टाइम से, तो वहाँ मॉस्किटो के लार्वा डेवलप होंगे और उस एरिया में मच्छर ज़्यादा होंगे, ठीक है। और मच्छर ज़्यादा होंगे तो ओबियसली वो मलेरिया डिजीज़ कोज करेंगे। भाई कोई भी इन्फेक्टेड होगा तो वो उस पर्सन के थ्रू उस एरिया में डिजीज़ कोज करेंगे, तो इसलिए उन मच्छरों को नष्ट करना पहला काम है इसमें। उसके बाद में संक्रमण से बचाव करना, भाई किसी को जैसे हो गया, उसके बाद में जैसे कुछ कई तरीके से आजकल मच्छरदानी और इन कुछ क्रीम्स भी आती हैं, जैसे ओडोमास का उपयोग करते हैं, तो ये क्रीम्स या मच्छरदानी या फिर कुछ और इस तरीके के मटेरियल जिनसे बचा जा सकता है, मच्छरों के काटने से बचा जा सकता है। या फिर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जब अगर मलेरिया हो गया तो उसके बाद में उसका उपचार करवाना चाहिए। उपचार के लिए कुछ मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, जैसे एक तो कुनेन, सब इसको जानते हैं, कुनेन जो सिंकोना ट्री है उसकी बार्क से प्राप्त होती है, कुनेन उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन्स हैं, जैसे पेलुड्रिन है, एटाब्रिन है, क्लोरोक्विन है, केमोक्विन है, पेंटाक्विन है, इनको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने बात की प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम में अपन ने अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से साइकिल चलते हैं, किस तरीके से डिजीज़ कोज करता है, और हर स्पीसीज़ के अपन ने यहाँ बात करी कि हर स्पीसीज़ में कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इनका लेटेंट पीरियड कितना होता है, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज़ थी आपके प्रोटोजोआ की स्पीसीज़ थी, और प्रोटोजोआ में भी एंडोपैरासाइट की तरह काम कर रही थी। देखिए प्रोटोजोआ को अपन ने फाइलम प्रोटोजोआ को पढ़ा, तो प्रोटोजोआ को अपन ने देखा कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है, यहाँ की जो स्पीसीज हैं वो कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो जितनी भी स्पीसीज हैं इनकी अगर स्टडी अपने को करनी हो तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप में इन सब की स्टडी की जाती है, वहाँ इनकी जितनी भी स्टेज है अपन उनको देख सकते हैं, अदरवाइज ये नेक्ड आई से दिखाई नहीं देती। तो अपन ने जो फाइलम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में अपन ने बहुत सारी बातें करी। प्रोटोजोआ में अपन ने अमीबा पढ़ा, पैरामीशियम पढ़ा, यूग्लिना पढ़ा, उसके बाद में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पढ़ा, और उसके बाद में अपन ने प्लाज्मोडियम पढ़ा कि प्लाज्मोडियम कैसे वर्क करता है, प्लाज्मोडियम किस तरीके से डिजीज़ कोज करता है, प्लाज्मोडियम की स्टेज कौन कौन सी होती है, कौन सी साइकिल किस में चलती है। ह्यूमन बीइंग में अपन ने बात की सेक्सुअल साइकिल चलती है, और मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल चलती है। अपन ने बात की कि मेल कभी भी काटता नहीं है, ब्लड सक नहीं करता, वो सिर्फ नेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन ने प्लाज्मोडियम में पढ़ी। तो आज अपन पूरा जो अपना फाइलम है, यानी कि अपन जो फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे, प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स अपन ने पढ़े, उसके बाद में डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासेस तक अपन ने बात की उसमें, और उसके बाद में कुछ मेंबर्स थे प्रोटोजोआ के, जो मेंबर्स थे उनकी अपन ने बात की। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन फाइलम स्टार्ट करेंगे वो है अपना फाइलम पोरीफोरा। इसी तरीके से फाइलम पोरीफोरा में कुछ स्पेसिमेन अपन पढ़ेंगे, उसमें जैसे स्पंज है या ल्यूकेसोलेनिया है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, कैनाल सिस्टम होता है यहाँ पे, उसकी बात करेंगे
क्योंकि 3 तरीके के कैनाल सिस्टम यहाँ देखने को मिलेंगे आपको पोरीफोरा में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो अपना नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम पोरीफोरा को स्टार्ट करेंगे। जनरल कैरेक्टर सबसे पहले, उसके बाद में उसका डिटेल क्लासिफिकेशन, देन कुछ स्पीसीज की बात करेंगे अपन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।